क्लासेस के अगले लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे क्या, लोकसभा। हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, राज्यसभा पढ़ा है। जो हम लोगों ने लेक्चर 1 बनाया था संसद बनाया था। संसद में मैंने 2 पार्ट आपको बताए थे, एक का नाम राज्यसभा, दूसरे का नाम लोकसभा। हम लोगों ने राज्यसभा से संबंधित जितनी बातें थी वो हम लोगों ने लेक्चर 1 के माध्यम से जान ली थी। आज हम लोग लेक्चर 2 के माध्यम से लोकसभा से संबंधित बातें क्या करेंगे, जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट समझते हैं लोकसभा, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में क्या किया गया, उल्लेखित किया गया। ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों से कोई पूछे कि लोकसभा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है, तो बताएंगे अनुच्छेद 81 में क्या किया गया, उल्लेखित किया गया। ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे पहली चीज हम लोग समझते हैं कि लोकसभा का गठन कब हुआ। तो लोकसभा गठन तारीख ध्यान रखिएगा, 17 अप्रैल सन 1952। जबकि हम लोग पिछले लेक्चर में जब राज्यसभा की चर्चा चला रहे थे तो ध्यान होगा सबको तारीख 3 अप्रैल सन 1952। करना कुछ नहीं है, अगर बाई चांस आप कंफ्यूज होते हैं तो तुरंत ध्यान रखिएगा, यदि एक डेट याद है तो सीधे दूसरी डेट याद करने का सीधा सीधा एक तरीका है। ये देख रहे होंगे आप लोग, 1952 ये लिखा है 1952। 1952 में सबसे पहली चीज इस 2 को हटा दीजिए। अगर चाहे तो दोनों तरीके हैं, चाहे इसको पकड़िए चाहे इसको, लेकिन आप इसको 2 को हटाएंगे और ये 19 में से 5 घटा देंगे, बचेगा 14। अगर ये 14 मिलता है तो सबको क्लियर हो रहा होगा 3 अप्रैल में यदि राज्यसभा गठित हुई थी तो इस 14 को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 17 तारीख आ जाएगी और 17 तारीख को हम लोग किसका गठन करेंगे, लोकसभा का गठन करेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। एक चीज अगर आपको बाई चांस लोकसभा याद है 17 तो कुछ नहीं करना है, इसको घटाना है, 14 17 घटाएंगे 3 अप्रैल, ये किसकी निकल के आ जाएगी, राज्यसभा का गठन का दिन निकल के आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, पहली चीज तो गठन याद हो गया किस तारीख को, 17 अप्रैल सन 1952। ध्यान रखिएगा। ठीक, लोकसभा को बेटा कहते क्या है, तो लोकसभा को हम लोग कहते हैं निम्न सदन। ठीक, क्या कहते हैं, निम्न सदन। राज्यसभा को क्या कह रहे थे हम लोग, उच्च सदन, उसी तरह लोकसभा क्या कहते हैं हम लोग, निम्न सदन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक भैया, जो लोकसभा होती है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, भंग किया जा सकता है। तो आप लोगों से कोई पूछे क्या राज्यसभा भंग किया सकती है, बताएंगे नहीं, लेकिन लोकसभा क्या की जा सकती है भैया, भंग की जा सकती है। तो क्लियर हो गया होगा कि लोकसभा सदस्य क्या हो सकती है भैया, भंग की जा सकती है। ध्यान रखिएगा। ठीक, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है भैया, 5 वर्ष। ठीक, ध्यान रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। लेकिन हम लोग राज्यसभा का पूछ रहे थे, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, तो हम लोग बता दें कितने वर्ष का होता है बेटा, 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा। तो दोनों में मैं दोनों चर्चा यहीं पर चलता चल रहा हूं, दोनों चर्चा चलाते समय ध्यान रखिएगा, जहां जो दोनों चीजों में थोड़ा डिफरेंस हो आपको यहाँ क्या करूंगा, मैं क्लियर करता चलूंगा। ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष का। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी चाहिए भैया, 25 वर्ष चाहिए। कितने वर्ष चाहिए, 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष चाहिए थी, 30 वर्ष चाहिए थी। तो क्लियर होगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा। अगर बाई चांस उम्र आप यदि भूल रहे हो तो कुछ नहीं करना है, इस कार्यकाल से निकाल सकते हो। ध्यान रखिएगा। कैसे कार्यकाल निकाल सकते हैं, तो यहां देखते हैं जरा। मैंने कहा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। भैया जितना कार्यकाल है उतने का ही मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद कितने का आ गया भैया, 25, और ये 25 क्या हो गई, उसकी एज हो गई। तो लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया भैया, 25। इसे राज्यसभा का था, कुछ नहीं करना, कार्यकाल कितना है, 6, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 30। तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया, 30। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 30, और लोकसभा सदस्य की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए भैया, 25। चलिए आगे देखते हैं भैया। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552। कितने हो सकते हैं भैया, 552। ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552। ध्यान रखिएगा। लेकिन जो हमारे यहाँ वर्तमान सदस्यों को हम लोग देखते हैं, तो वर्तमान सदस्यों को हम लोग कितने है, हमारे यहाँ कितने वर्तमान सदस्यों में कितने सदस्यों में चुनाव होता है, 545। ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया होगा, 545 तक। ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान कितने सीटों में चुनाव होता है, 545। सर जी कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी ये 552 सीटें अधिकतम हैं और हमारे यहाँ वर्तमान में कितनी भैया, 545 सीटें हैं। सर ये 7 सीटें कहाँ गई, तो एक्चुअली हमारे यहाँ परिसीमन होता है। ध्यान रखिएगा। परिसीमन में क्या होती है, सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है। किस संख्या बढ़ाई जाती है, सीटों की संख्या। किसके आधार पर बढ़ाई जाती है भैया, तो हमारे यहाँ की जनसंख्या के आधार पर होता है। क्या होता है भैया, जनसंख्या के आधार पर हम लोग क्या कराते हैं, परिसीमन कराते हैं। ध्यान रखिएगा। और इसी परिसीमन के माध्यम से हम लोग सीटों को क्या करते हैं भैया, बढ़ाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है कि परिसीमन किस आधार पर होता है, तो परिसीमन सरल ध्यान रखिएगा जनसंख्या के आधार पर होता है। एक ऑप्शन वाली का होता है क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल को कभी टिक लगा के नहीं आएंगे, सदा लगा के आएंगे। जनसंख्या के आधार पर क्या होता है, अपने यहाँ परिसीमन होता है। ध्यान रखिएगा। ये जो 7 सीटें बढ़ानी है ये कब तक नहीं बढ़ेंगी, तो सन 2026 तक नहीं बढ़ेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि लोकसभा की सीटें अधिकतम कब तक नहीं हो सकती है, तो लोकसभा की अधिकतम सीटें कब तक नहीं होंगी, 2026
2026 तक की, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान सीटें कितनी, 545, अधिकतम कितनी हो सकती हैं, 552। इन सीटों में इंक्रीजिंग बढ़ेगी, अधिकतम कब तक बढ़ सकती है, कब तक नहीं बढ़ेगी, दोनों टाइप क्वेश्चन आएगा। सब्जेक्टिव लगा के 2026 तक की लोकसभा सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कोई पूछे कि जब भी सीटें बढ़ाई जाती है किस आधार पर बढ़ाई जाती हैं, परिसीमन के आधार पर। परिसीमन किस आधार पर होता है, एक ऑप्शन होगा क्षेत्रफल, जनसंख्या। सदैव प्राथमिकता किसको देते आएंगे, जनसंख्या के आधार पर होता है। जनसंख्या का बैलेंस करना, क्या बेटा, जनसंख्या का बैलेंस करना ही क्या कहलाता है, परिसीमन कहलाता है। कोई पूछा आप लोगों से बाई चांस कि परिसीमन क्या होता है, तो तुरंत बताएंगे कि जनसंख्या का बैलेंस करना ही क्या है भैया, परिसीमन है, ध्यान रखिएगा। तो परिसीमन के आधार पर देख रहे हैं हम लोग, जनसंख्या के आधार पर। कब तक सीटें नहीं बढ़ेंगी, 2026 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। जो 545 सीटों में वर्तमान में चुनाव होता है, इनमें से ध्यान रखिएगा 530 सीटों में जो चुनाव निर्वाचन होता है वो कहां से होता है, राज्यों से होता है। तो अपने समस्त राज्यों से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, 530 सदस्य चुने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक भैया। इनमें से 13 जो सदस्य हैं वो कहां चुने जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 13 सदस्य कहां से चुने जा रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश। इस केंद्र शासित प्रदेश में, यहां से देख रहे होंगे, यहां दिख रहा होगा केंद्र शासित प्रदेश में, ध्यान रखिएगा कि जो दिल्ली है उस दिल्ली को कितनी सीटें, देखिए 13 है, ध्यान रखिएगा। इस 13 का सब खेल है। अभी आपको पता होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये अपने नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, लेकिन वहां भी लोकसभा की सीटें निर्धारित नहीं, कितना क्या है। जो पहले थे केंद्र शासित प्रदेश, दमन दीव दादरा नगर सब लोग जान रहे होंगे, इनको मिलाकर एक कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो एक अलग मैटर है, तो वो तो भी जब मैं दादरा नगर दमन दीव बताऊंगा तो दोनों को मिला मर्ज कर दिया जाएगा भैया, और जब मर्ज कर देंगे सीधी सी बात, तो दोनों सीटें एक हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो मैं समझाता हूँ क्या है, ध्यान रखिएगा। टोटल केंद्र शासित प्रदेश में पुराने आंकड़े के हिसाब से देख रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा 7 थे, ध्यान रखिएगा। याद करने का तरीका है, ध्यान रखिएगा इसको। 7 में से ध्यान रखिएगा जो दिल्ली है उसको कितनी दी गई भैया, सीटें 13 है भैया, ध्यान रखिएगा। दिल्ली को दी गई 7, कितनी सीटें दी गई हैं दिल्ली के पास, कितनी सीटें भैया, 7 सीटें, ध्यान रखिएगा। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं सब लोग भैया, अगर दिल्ली के पास 7 सीटें तो बची कितनी सीटें भैया, ध्यान रखिएगा। तो बची 6 सीटें, क्योंकि 7 से कितना होता है, 13। दमन दीव दादरा नगर हवेली को देख रहे हो, विधेयक के माध्यम से मर्ज करने की बात पूरी तरह क्लियर हो गई है। आगे देखिए क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कितने सीटें बची है भैया, 6। 7 ऑलरेडी किसके पास है, केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली। बचे कितने भैया, 6। केंद्र शासित प्रदेश कितने बचे, ध्यान दिया जाए। पहले कितने थे, 7, एक निकल गया दिल्ली, ऑलरेडी काम खत्म, बचे कितने, 6। अगर 6 बचे हैं तो भैया सीटें तो 6 बची हैं, तो सर पास कितनी सीटें हो गई, 1। लक्षद्वीप के पूछे कितनी सीटें, 1। अंडमान निकोबार में कितनी सीटें, 1। कोई पूछे दमन दीव दादरा नगर में अगर 1 है तो ध्यान रखिएगा 2 सीटें हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग उसके चंडीगढ़ में तो 1, तो क्लियर हो गया होगा। हर के पास कितनी सीटें, 1 सीटें हैं। सिर्फ सबसे ज्यादा सीटें किसके पास, दिल्ली के पास है, कितनी सीटें भैया, 7 इसके पास। 7 से कितना होता है, 13। अगर दमन दीव दादरा नगर हवेली दोनों को पूछता है तो बताएंगे कितनी हो गई, वर्तमान में 2 सीटें हो गई, ध्यान रखिएगा। चलिए लद्दाख जम्मू कश्मीर की सीटें भी निर्धारित नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा, ठीक। आइए कितने हो गए भैया, 530 और 13 टोटल हो गए 543। ये तो निर्वाचित हो गए, निर्वाचन समझते हो ना, जिनका चुनाव जनता के माध्यम से होता है निर्वाचन हो गए। तो कितने सीटों का निर्वाचन होता है, 543। अब बचते हैं जरा 2, ये जो 2 बच रहे हैं यहां देख पा रहे होंगे आप लोग, 2 है एग्लो इंडियन। 2 क्या है बेटा, एग्लो इंडियन, ध्यान रखिएगा। ये एग्लो इंडियन क्या होते हैं, जिनके माता पिता में कोई व्यक्ति कहां का होना चाहिए, ब्रिटेन का होना चाहिए। 99% यहां ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में लोग कह देते हैं कोई विदेशी एग्लो इंडियन होता है। भैया ध्यान रखिएगा, विदेशी एग्लो इंडियन होता है, जो बात है वो सही है, लेकिन एग्लो इंडियन वास्तविक क्या है, वास्तविक एग्लो इंडियन वो होते हैं जिनके माता पिता में कोई एक व्यक्ति ब्रिटेन का होना चाहिए। 99% यही होता है। अगर बाई चांस ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो हम लोग किसी भी समुदाय से व्यक्ति को उठाकर क्या कर देते हैं, हम लोग एग्लो इंडियन पद पर क्या कर लेते हैं भैया, नियुक्त कर देते हैं। कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो अंग्रेज ही हो, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज हो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई किसी जगह अमेरिका का है या अदर स्टेट का, तो वहां से हम लोग उठा उसे क्या कर देते हैं भैया, कहीं का भी है तो उसे उठा के नियुक्त कर दे। लेकिन 99% ज्यादातर हम लोग कहाँ के लोगों को नियुक्त करते हैं भैया, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन के लोगों को नियुक्त करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये एग्लो इंडियन कौन होते हैं, इनको सदैव मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है, मनोनीत। और मनोनीत करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इनका मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि एग्लो इंडियन का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो ध्यान रखिएगा सब लोग भैया, 331 का नाम सुना होगा आप लोग, यही जगह लिख, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद
यहाँ दिख रहा होगा 331, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 331 में ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, अग्रणी निर्णय क्या करता है, मनोनीत करता है। ध्यान रखिए। तो कोई पूछे कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं, 552, वर्तमान सीटें कितनी हैं, 545, 530 सीटें भैया कहां से चुने जाते हैं, राज्यों से 13 सीटें, केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से दिल्ली के पास कितनी सीटें हैं, 7, प्रत्येक के पास कितनी, एक, दमन दीव दादरा नगर हवेली, तो कितने जाएंगी, 2 सीटें हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा। 2 क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन, जो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद करता है, 331 के तहत करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं लोकसभा की अधिकतम सीटें किन किन राज्यों में। हम लोग क्रम वाइज, पहले हमने सबके क्रम लिख दिए हैं, जो क्रम वाइज उनको याद करना, फिर उसके बाद जितने अदर स्टेट है उनकी सीटें आपको क्या करनी पड़ेंगी भैया, याद रखनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा। तो किन राज्यों में कितनी कितनी सीटें, सबसे पहले समझते हैं। तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यूपी के पास हैं, कितनी सीटें होगा, 80। ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किसके पास, यूपी के पास, कितनी सीटें हैं, 80। फिर किसके बाद महाराष्ट्र 48, फिर किसके बाद पश्चिम बंगाल 42, फिर किसके बाद बिहार 40, फिर किसके बाद तमिलनाडु 39। ध्यान रखिएगा। फिर किसके पास देखा जाए तो कायदे से जगह देखेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश 29, फिर उसका भैया किसके पास आती है भैया, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक 28, फिर आंध्र प्रदेश 25, फिर ध्यान रखिए गुजरात 26, फिर राजस्थान 25, फिर भैया ध्यान रखिएगा उड़ीसा 21, फिर भैया पंजाब भैया ध्यान रखिएगा, नहीं पहले तेलंगाना, पहले केरल 20, फिर तेलंगाना 17, फिर भैया पंजाब 13, हरियाणा 10। जो भैया इंपॉर्टेंट थे मैंने उनके आपको क्या कर दिए, सीटों से आपको क्या किया है, नाम लिख दिया। फिर ध्यान रखिएगा भैया यूपी में कितनी सीटें 80, महाराष्ट्र में कितनी सीटें 48, पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें 42, बिहार में कितनी सीटें 40, तमिलनाडु में कितनी है 39। भैया आपका क्या नाम है, पहले हम लेते हैं कर्नाटक, कितनी सीटें 28, मध्य प्रदेश कितनी सीटें 29, राजस्थान में, गुजरात में कितनी सीटें 26, राजस्थान में कितनी सीटें 25, आंध्र प्रदेश में 25। ध्यान रखिएगा भैया। उसके बाद पंजाब में कितनी है 13, हरियाणा में 10, उड़ीसा में 21, केरल में 20, तेलंगाना में कितनी भैया 17 सीटें। ध्यान रखिएगा। तो ये आपको क्या है, सब ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किसके पास है, यूपी के पास है। ना मिले ऑप्शन में तो महाराष्ट्र, ना मिले तो पश्चिम बंगाल, ना मिले तो बिहार, ना मिले तो तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा। और जितने भी क्रम इनको याद रख लीजिएगा। अगर कभी कभी एमपी में लोकसभा सीटें कितनी है तो क्या बताएंगे 29, कहते गुजरात में कितनी है 26, राजस्थान में कितनी है 25, तेलंगाना में कितनी है 17, केरल में कितनी है 20, कहते उड़ीसा में कितनी 21, पंजाब में कितनी है 13, आंध्र प्रदेश में कितनी है 25, हरियाणा में कितनी है 10। इस तरीके सीटें कभी कभी क्या होती है हमारे एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। ध्यान रखिएगा। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यहाँ से क्या है भैया मैंने बता दी। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आगे समझते हैं। ध्यान रखिएगा। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं भैया कि लोकसभा में ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते होंगे अनुसूचित जाति का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अनुसूचित जाति का नाम सुना होगा, और एक नाम सुना होगा अनुसूचित जनजाति का नाम सुना होगा। क्लियर हो गया। एससी और एसटी वर्ग का नाम सुना होगा। क्या कहते हैं एससी, तो कहते हैं एसटी वर्ग। ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं वो समस्त सीटें भैया यहाँ पर एक बात की गई है कि इनकी सीटों को आरक्षित रखा गया है। आरक्षित मतलब होता है कि इन सीटों में सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग ही क्या लड़ेंगे भैया, चुनाव लड़ेंगे। अदर किसी भी ओबीसी जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति इनकी सीटों पर किसी प्रकार से कभी भी क्या नहीं कर सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसीलिए इनकी सीटों को क्या रखा गया है, आरक्षण दिया गया। कुल मिला के इन सीटों में सिर्फ यही लोग चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति के कितने सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं, तो बताएंगे 84 सदस्य क्या लड़ेंगे भैया, चुनाव लड़ेंगे। तो क्वेश्चन आएगा भैया आप लोगों से, लोकसभा में अनुसूचित जाति से कितने सदस्य चुनाव लड़ेंगे, 84। कहेगा अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य चुनाव लड़ेंगे, बताएंगे 47 सदस्य चुनाव लड़ेंगे। कितने चुनाव लड़ेंगे भैया, 47। तो दोनों चीज याद रखना है आप लोगों को। लोकसभा में जो क्वेश्चन कहेगा पूछा गया एग्जामिनेशन में, अच्छे एग्जामिनेशन में हरदम जो क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको क्या होंगे भैया मिलते रहेंगे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा लोकसभा में अनुसूचित जाति के कितने सदस्य होते हैं, 84। अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य होते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग भैया 47 होते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया। अब यहीं से क्वेश्चन और आता है, ध्यान रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन पूछाता है कि अनुसूचित जाति की सबसे अधिक सीटें किस राज्य के पास है। बहुत ध्यान समझिएगा।
अनुसूचित जाति की सबसे अधिक सीटें किस राज्य के पास है? तो हम लोग सबसे पहले चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यूपी के पास है। कितनी सीटें? 17 सीटें। कितनी सीटें हैं? 17। तो क्लियर हो गया होगा कि अनुसूचित जाति की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य के पास है? यूपी के पास है। कितनी सीटें भैया? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अनुसूचित जनजाति की सीटें सबसे ज्यादा किसके पास है? एमपी के पास है। कितनी सीटें? 6। ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ से दोनों बातें कि जो हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण सीटें वो कितनी है लोकसभा की? तो भैया ध्यान रखिएगा, संपूर्ण भारत में अनुसूचित जाति की सीटें 84, अनुसूचित जनजाति सीटें 47। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की सीटें किस राज्य में है? यूपी में। कितनी सीटें? 17। और अनुसूचित जनजाति सीटें सबसे ज्यादा किस राज्य में भैया? एमपी। कितनी भैया? 6। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है? बहुत ध्यान समझिएगा कि जब भी किसी भी स्थिति में हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, क्या लग जाए भैया? राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, सब लोग जानते होंगे अनुच्छेद 352 होता है, ध्यान रखिएगा। और जब भी आर्टिकल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल देश के अंदर जब भी घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष, क्या होगा? 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। तो कोई पूछे लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष कब बढ़ाया जा सकता है? तो बताएंगे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 की स्थिति में। ऐसा देश में कितने बार हुआ है? ऐसा देश में सिर्फ 1 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 1 बार। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है, ऐसा देश में कितने बार हुआ है? सिर्फ ओनली फॉर वन टाइम, 1 बार हुआ है। ध्यान रखिएगा। किसके शासनकाल में हुआ? सब लोग को मैंने आप लोग को जब आपातकाल पढ़ाए होंगे तो उसमें सबको ध्यान होगा, फखरुद्दीन अली अहमद जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ध्यान रखिएगा। उन्हीं के समय ध्यान रखिएगा आप लोग पता होगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी, ध्यान रखिएगा। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में क्या हुआ था भैया? हमारे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष क्या कर दिया गया था भैया? बढ़ा दिया गया था। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा? ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए कुछ और चीजें ध्यान रखिएगा। हम लोग उन राज्यों के नाम पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में? यूपी में पढ़ा। इसी तरीके से हम लोग उन राज्यों के नाम पढ़ेंगे जिन राज्यों में 1 सीटें हैं लोकसभा की और कुछ राज्यों में 2 सीटें हैं लोकसभा की। ये कौन कौन से राज्य, इनके नाम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उन राज्यों के नाम याद रखेंगे जहां पे 1-1 सीटें हैं। उन राज्यों के नाम क्या है? सनम। मैं जैसे याद करा रहा हूं ऐसा याद रखिएगा, सनम। सा से याद रखिएगा सिक्किम, सिक्किम। ना से नागालैंड, ध्यान रखिएगा। और मी से मिजोरम। क्या भैया? सा से क्या हो गया भैया? सिक्किम। ना से क्या हो गया? नागालैंड। मी से कितना हो गया? मिजोरम। इन सब के पास लोकसभा की कितनी कितनी सीटें हैं? 1-1 सीटें हैं। ठीक। जरा हम लोग जब पिछले लेक्चर का आप लोगों ने राज्यसभा देखा होगा तो मैंने आपको पूरे 8 राज्य के नाम लिखा थे, ध्यान आया होगा। मैंने वहां से निकाले किसको फेंका था? असम को। किसको जोड़ लिया था वहां पर हमने? गोवा को। क्लियर हो गया होगा? ध्यान रखिएगा। अब मैंने जो 8 राज्य लिखे थे आप लोग के सामने, बस वही 8 राज्य यहाँ पे भी गेम खेल रहे हैं। ध्यान रखिए कैसे गेम खेल रहे हैं। 3 राज्य तो मैंने आपको वो बता दिए 8 में से जिनके पास 1-1 सीटें हैं। अब राज्य कितने बचे? 5। वो राज्य कौन कौन से, उनके नाम यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहली चीज जिसको हटाया, इसको फेंका, किसको फेंका? असम को फेंका। किसको जोड़ा? गोवा को, गोवा। दूसरा ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। तीसरा रखिएगा त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा। तो 3 जो हो गए, 3 जो हो गए, 6 हो गए, बचे 2। कौन कौन से भैया? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। आपने नाम सुना होगा सिक्किम। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, किसका भैया? गोवा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया और एक राज्य आपके बचा जाके मेघालय। देखिए आगे मैंने मेघालय नहीं लिखा, नागालैंड लिखा, मेघालय। और भैया मेघालय। क्लियर हो जाएगा। तो भैया ऐसे कौन कौन से राज्य जहां पर भैया 2-2 सीटें हैं? तो कौन कौन बताया? मैंने कहा असम को फेंको और छोटे राज्य को जोड़ो। सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा। कितनी सीटें लोकसभा की? 2। अरुणाचल प्रदेश कितनी सीटें हैं? 2। त्रिपुरा कितनी सीटें हैं भैया? ध्यान रखिएगा 2। सिक्किम कितनी सीटें हैं? 2। मेघालय कितनी सीटें हैं? 2। बचे कितने राज्य भैया? 3। कौन कौन से भैया? सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। याद करने तरीका सनम। सा से सिक्किम, ना से नागालैंड, मी से मिजोरम। कितनी सीटें? 1-1-1। ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया होगा। सबसे ज्यादा सीटें राज्य मैंने लिखा दिए और कम सीटों में 1-1 सीटें कितने के पास? 3 के पास। कौन कौन से? सनम में, सा से सिक्किम, ना से नागालैंड, मा से मिजोरम, 1-1।
और उसका ध्यान रखिए 2-2 वाले कौन से हैं, मैंने कहा 3 ये निकल गए, बचे 5 में कौन, गोवा, अरुणाचल, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, कितनी सीटें भैया, 2-2 सीटें, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से ये भी टॉपिक क्या होता है खत्म। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा। परिसीमन मैंने आपको पीछे बताया, परिसीमन किस आधार पर होता है, सदा बताएंगे जनसंख्या के आधार पर। कब तक सीटें बढ़ाई जाएंगी, मेरे पीछे सब समझा के सबको यार 2026 तक, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा लोकसभा के विशेषाधिकार को लेकर चलते हैं। विशेषाधिकार, और जो लोकसभा के विशेषाधिकार, जैसे हम लोग राज्यसभा के विशेषाधिकार पढ़े तो वैसे हम लोकसभा के विशेषाधिकार पढ़ेंगे। लोकसभा के पास भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जैसे विशेषाधिकार का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो सीधे सबसे पहले लोकसभा में क्या होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। जैसे हमारे राज्यसभा में प्रस्तुत हो रहे तो ऐसे कहाँ होंगे, लोकसभा में भैया प्रस्तुत होंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे कौन कौन से भैया है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको भैया, धन विधेयक, चलो जानते होंगे धन विधेयक। और दूसरा लोग सब लोग जानते होंगे वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। हमारा जो धन विधेयक है इसको रखा गया आर्टिकल 110 में, किस अनुच्छेद में रखा गया भैया, 110 में रखा गया, ध्यान रखिएगा। और वित्त विधेयक को रखा गया 117 में, ध्यान रखिएगा। तो कोई पूछे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख है, अनुच्छेद 110 में उल्लेख है। धन विधेयक का किस अनुच्छेद में उल्लेख है, 110 में उल्लेख है। वित्त विधेयक का किसमें भैया, 117। इन दोनों विधेयकों की खासियत यह है कि दोनों के दोनों विधेयक सबसे पहले प्रस्तुत कहाँ होते हैं, लोकसभा में। तो आप लोगों से पूछे धन विधेयक और वित्त विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, लोकसभा में, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। इसमें धन विधेयक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक जब भी आएगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा, लोकसभा में। वित्त विधेयक सबसे पहले कहाँ आएगा, लोकसभा में। यदि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो भैया सब लोग ध्यान रखिएगा कि जो धन विधेयक है इसको अगर मान लेते हैं हम लोकसभा से पारित कर देते हैं, कहाँ पारित होता है, लोकसभा। भाई पहले वहीं आना है, प्रस्तुत होना है, लोकसभा से क्या हो गया, पारित हो गया भैया। फिर क्या गया, राज्यसभा, कहाँ गया, राज्यसभा। ध्यान रखिएगा इसकी खासियत ये होती है धन विधेयक की, यदि लोकसभा से पारित होकर यदि राज्यसभा गया है तो राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही क्या कर सकता है, रोक सकता है। समान विधेयक को रोक सकता है, 6 महीने, 1.5 महीने, 1 महीने, 15 दिन, महीने रोक सकता है। लेकिन यदि कोई विधेयक धन विधेयक है तो इसको राज्यसभा अधिकतम कितने दिन रोकेगा, सिर्फ 14 दिन तक ही रोक क्या कर सकता है भैया, रोक सकता है। 14वें दिन ये ऑटोमेटिक पारित होकर कहां पहुंच जाएगा, लोकसभा। और लोकसभा में इसे क्या मान लिया जाता है भैया, पारित मान लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है तो प्रस्तुत सबसे पहले कहां होगा, लोकसभा। लेकिन जब ये राज्यसभा जाएगा तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं कि 14 दिन मतलब पारित होना चाहिए। इसको चाहे तो राज्यसभा अपने पास क्या कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है। ये राज्यसभा के पास क्या है, विशेषाधिकार उसके पास, ध्यान रखिएगा, ठीक। लेकिन भैया एक बात ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है हमारे कंपटीशन के एग्जाम पे कि कोई विधेयक वित्त विधेयक होता है लेकिन हर विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। समान विधेयक क्या हो सकते हैं, वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन हर विधेयक धन विधेयक हो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से पॉइंट ध्यान रखिएगा, यदि सर कोई विधेयक धन विधेयक है तो इसकी पुष्टि कौन करता है, तो याद रखिएगा इसकी पुष्टि करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक की पुष्टि कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। समान विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है लेकिन धन विधेयक नहीं होगा। धन विधेयक की सदस्य पुष्टि कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। तो दोनों चीज समझ में, विशेषाधिकार किन किन विधेयकों में है लोकसभा का, धन विधेयक और वित्त विधेयक में। ध्यान रखिएगा धन विधेयक के अनुच्छेद में रखा गया 110। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक हो सकती है, 14 दिन तक की। हर विधेयक वित्त विधेयक है लेकिन धन विधेयक नहीं हो सकता। धन विधेयक की पुष्टि कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ध्यान रखिएगा। धन विधेयक को कहां रखा, 110, वित्त विधेयक 117, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं। हम लोग यहाँ पर इसी जगह हम लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा चलाई है। हम लोग यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष को समझते हैं, ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष का कौन बनता है, सत्ता दल से बनता है। कौन बनता है, सत्ता दल। सत्ता दल समझ गए होंगे, जो वर्तमान में जिसकी क्या चल रही, सरकार चल रही है, उन्हीं के बीच से किसी को क्या बनाते हैं भैया, हम लोग लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन बनाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का तो हम लोग किसके माध्यम बनाते हैं, सदस्यों के माध्यम बनाते हैं। लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा प्रोटेम स्पीकर करता है। कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर।
इसी बात के लिए इसकी क्या करी जाती है, नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, ध्यान रखिएगा। इसको सिर्फ 2 कार्य देता है राष्ट्रपति। पहला कार्य, जब भी लोकसभा गठित की जाती तो लोकसभा सदस्यों को जो शपथ दिलाने का कार्य करता है, वो शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, पहला काम यही है, शपथ दिलाना। और ये काम कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। करवाता कौन है भैया, इसको राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसका दूसरा कार्य क्या होता है, इसका दूसरा कार्य होता है लोकसभा अध्यक्ष पद का नियुक्त करना। जो भी व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो रहा है उसको क्या करना, वहां पर नियुक्त कराना। जिस समय लोकसभा अध्यक्ष नया बन जाता है, ये ऑटोमेटिक अपने पद से क्या हो जाता है भैया, हट जाता है। इसको हटाने कोई प्रावधान नहीं कि कोई संसद के सामने विधेयक होगा, नहीं भैया। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही ऑटोमेटिक पद से क्या हो जाएगा भैया, हट जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर के मेन कार्य कितने होते हैं, 2 कार्य होते हैं। पहला, नवनिर्वाचित मतलब नई जो लोकसभा गठित होगी उनके सदस्यों को क्या दिलाना है, इसको भैया शपथ दिलानी, ध्यान रखिएगा। दूसरा कार्य क्या होता है भैया, लोकसभा अध्यक्ष की क्या करता है, ये नियुक्ति करता है। ये इसके दोनों क्या है भैया, कार्य, ध्यान रखिएगा। जिस समय नियुक्ति हो जाती है ये ऑटोमेटिक अपने पद से क्या हो जाता है भैया, हट जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जरा लोकसभा अध्यक्ष पर। लोकसभा जब भी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो भैया ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा सत्ता दल से होता है। मतलब जिस पार्टी से आज वर्तमान में कौन सी पार्टी चल रही है तो सब लोग जानते हो भैया। जैसे आपने यूपीए का नाम सुना होगा, वैसा उन्होंने यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसमें वर्तमान की पार्टी कौन सी भैया, लोग जल्दबाजी में देते हैं भैया कौन चल रही भैया, भाजपा चल रही, ध्यान रखिएगा। लेकिन नहीं, भाजपा एक क्या है भैया, अपने पार्टी है, लेकिन इसमें क्या होते हैं 2-3 पार्टियां और मिल जाती है, उसको कहते हैं एनडीए, ध्यान रखिएगा। इसमें देख रहे होंगे आप लोग, इसमें मान लोग बोल देते हैं कांग्रेस साथ में 2-4 पार्टियां जुड़ती हैं, उसका नाम रखा है यूपीए। ऐसे वर्तमान में कौन सी पार्टी चल रही है, आप बताइएगा, एनडीए पार्टी चल रही है। जो एनडीए है वो ध्यान रखिएगा क्या है भैया, एनडीए एक प्रकार का संगठन है, ध्यान रखिए। इसमें अनेक प्रकार के छोटे छोटे और भी संगठन आगे इसमें क्या हो गए, पार्टियों के रूप में क्या हो गए हैं, जुड़ गए। इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया, एनडीए रखा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए, अब अध्यक्ष कौन है इस समय, सब लोग जानते होंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष है वर्तमान भैया, हमारे सबको पता होगा लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी। कौन भैया, ओम बिरला जी। ओम बिरला सबको पता किस पार्टी से है, सबको क्लियर होगा, कहां से, बीजेपी से, ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया होगा, सत्ता दल से बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। जब भी लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक ऐसा पद है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको समझा रहा हूं, जो अपने एग्जामिनेशन पे आती है। जो भी लोकसभा अध्यक्ष बनता है जिसके लिए क्वेश्चन आता है, लोकसभा अध्यक्ष पद को शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष पद की कोई अलग से शपथ नहीं होती, ध्यान रखिएगा, कोई अलग से शपथ नहीं होती है। तो याद रखिएगा, लोकसभा ऐसा कौन सा पद है जहां पर इसको अलग मतलब कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता है, जब सबके सब सदस्यों को शपथ दिलाता है तो इनको शपथ दिला देता है। लेकिन स्पेशली शपथ किस पद को नहीं दिलाई जाती है, तो कौन सा पद है, लोकसभा अध्यक्ष एक ऐसा पद है जिसको अलग से शपथ दिलाई नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा पहला पॉइंट। चलिए, दूसरा पॉइंट भैया ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को कोई अलग से शपथ दिलाई नहीं जाती है। दूसरा पॉइंट, इसे दल बदल विरोधी कानून से दूर रखा गया है। कुल मिलाकर इस पर दल बदल, जानते ना, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी तीसरी, ऐसा इसके ऊपर विरोध आप जता नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। तो जो भी व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष होता है उसे दल बदल विरोधी कानून से क्या रखा गया है, दूर रखा है। उसमें दल बदल विरोधी कानून कभी लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा कि लोकसभा अध्यक्ष पर कौन सा कानून लागू नहीं होता, दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होता, इसका कारण क्या होता है भैया, सब लोग ध्यान रखिएगा। जो भी लोकसभा अध्यक्ष बनता है उसे ध्यान रखिएगा, उसका कारण सिर्फ इतना है कि उसे सदैव ध्यान रखिएगा दलीय बंधनों से, कहां से भैया, दलीय बंधनों से दूर रखा गया है। क्या रखा गया, दूर, मतलब जिस पार्टी से है उस पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सदैव वही कानून पारित करेगा देश के लिए जो कानून की देश के लिए क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है, या कानून देश की निगाह में वो कानून लोगों के हित में होगा, वही कानून का लगभग क्या कराता है भैया, पारित कराता है, ध्यान रखिएगा। इसी बात के लिए उसे दलीय बंधनों से क्या रखा जाता है भैया, दूर रखा जाता है। तो तीनों पॉइंट फिर समझा रहा हूं। ऐसा कौन सा पद है जिसको अलग शपथ नहीं दिलाई जाती है, लोकसभा अध्यक्ष को कोई अलग से शपथ दिलाई नहीं जाती, ध्यान रखिएगा। इसे दल बदल विरोधी कानून से क्या रखा गया है, परे रखा गया, दूर रखा गया है। इस पर दल बदल विरोधी कानून
इसे दलीय बंधनों से क्या रखा गया, दूर रखा गया है। तो मिलाकर इस पर किसी प्रकार से कोई दल से संबंधित बंधन के रूप में से हम लोग कभी घर परिवार के बंधन बन जाते हैं, है तो ये कौन सी पार्टी, बीजेपी का है। लेकिन भैया ध्यान रखिएगा, जो बीजेपी के लिए स्पेशली वर्किंग कर रहा है, ऐसा कहना क्या है, गलत है। तो सर्व वर्किंग किसके लिए कर रहा है, देश के लोगों के लिए वर्किंग कर रहा है। जो कानून देश के लोगों के हित में होगा उसी कानून को क्या कराते हैं भैया, पारित कराते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर कभी भी किसी लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाना है तो कैसे हटेगा, इसके लिए ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है, अविश्वास प्रस्ताव। सर जी अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव मतलब मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, इसके लिए पक्ष का और विपक्ष का दोनों की सहमति होना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस सरकार ओम जी के लिए, ओम बिरला जी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, तो इसके लिए भाजपा का सपोर्ट करना उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर भाजपा लेकर आई है तो कांग्रेस को सपोर्ट करना उसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब तक ये दोनों की सहमति नहीं होगी तब तक की ध्यान रखेगा उस पर अविश्वास जो प्रस्ताव लाया गया वो पारित माना नहीं जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे आता है, तो दोनों पक्ष के माध्यम से क्या होता है, पारित होता है। यदि दोनों पक्ष पारित कर देते हैं तो उसको उसके पद से क्या कर देते हैं भैया, हटा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके ध्यान रखिएगा, अब तक की ऐसे कितने लोग हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ऐसे भैया 3 लोग हैं। ध्यान रखिएगा, इसको साफ करना, ध्यान रखिएगा। ऐसे कितने लोग हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति 3 हैं। कौन कौन से, क्वेश्चन आता है लोकसभा के ऐसे कितने सदस्य जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, तो कितने सदस्य बताओ भैया, आप लोग 3 सदस्य बताओगे। पहला नंबर जीवी मावलंकर जी का नाम सुना, तो जानते होंगे सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है, जीवी मावलंकर। कब लाया गया था, सन 1954 में, के खिलाफ क्या लाया गया था भैया, अविश्वास प्रस्ताव। दूसरे ऐसे व्यक्ति कौन है, हुकुम सिंह, हुकुम सिंह, इन्हें खिलाफ लाया गया था 1966 में। कब लाया गया था, 1966 में। और एक है भैया नाम सुना होगा, बलराम जाखड़, यह लाया गया था 1988 में। तो ऐसे ये तीनों व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ क्या लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति। कौन कौन से, जीवी मावलंकर सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष यही थे। कब लाया गया था, 1954 में। हुकुम सिंह 1966 में, बलराम जाखड़ 1988 में। ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया। कितने लोकसभा के अध्यक्ष हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, 3। कौन कौन से, जीवी, हुकुम और बलराम जाखड़। लेकिन कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मैंने सबसे पहले बताया कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। सदस्यों का प्रोटेम स्पीकर कराता है। प्रोटेम स्पीकर, ध्यान रखिएगा, इसका एक ही काम होता है, क्या, 2 काम होते हैं, नए सदस्यों को शपथ दिलवाना और लोकसभा अध्यक्ष की क्या कराना, नियुक्ति कराना। जहां दोनों कार्य होते हैं ऑटोमेटिक पद से क्या जाता है, हट जाता है। मैं आपको ये पहली बार बता चुका हूं। अब मैं इसी के में 2 पॉइंट और बताता हूं। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते हैं नया चुनाव हुआ लोकसभा का, और जब भी लोकसभा का नया चुनाव होता है, जैसे 7वीं लोकसभा चल रही है, तो नया चुनाव जब भी होता है तो ध्यान रखिएगा एकमात्र ऐसा पद होता है जो, देखिए कि कार्यवाहक तो प्रधानमंत्री बना रहता है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना होता है जब तक कि क्या चलते हैं, चुनाव के रिजल्ट आते, यदि वो सरकार हार गई है तो उसको वो ऑटोमेटिक अपने पद से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। समस्त उसके मंत्री, समस्त उसके जितने भी क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, वो ऑटोमेटिक उस पद से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा पद कौन सा होता है जो पद से नहीं हटता है, वो होता है लोकसभा अध्यक्ष। ये तब तक नहीं हटता है जब तक कि नया प्रोटेम स्पीकर क्या नहीं कर दिया जाता है, नियुक्त नहीं कर दिया जाता है। जिसमें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पद से हट जाएगा। मैं छोटा एग्जांपल समझाता हूं। आप लोग मीरा कुमारी जी का नाम जानते हो, ध्यान रखिएगा, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, मीरा कुमार जी। और मीरा कुमार जी आपको सबको पता होगा, ध्यान रखिएगा, वो किस पार्टी से थी भैया, सबको पता होगा, कांग्रेस पार्टी से थी। उसके बाद भैया ध्यान रखिएगा क्या हुआ भैया, कि जब क्या हुआ कि कांग्रेस जब पार्टी हारी तो उसके बाद ध्यान रखिएगा मीरा कुमार पद पर बनी रही। तो ध्यान रखिए कब तक बनी रही, जब तक कि नया लोकसभा अध्यक्ष क्या ना किया गया, नियुक्त नहीं किया गया। तब उसके पहले जितने भी उसके मंत्री थे वो अपने पद से क्या हो चुके थे भैया, हट चुके थे। सिर्फ एक ऐसा पद कौन सा होता है, लोकसभा अध्यक्ष। जब तक कि नया प्रोटेम स्पीकर नियुक्त नहीं हो जाएगा तब तक कि भैया ध्यान रखिएगा वो अपने पद पर बना रहेगा। मैं एक छोटा एग्जांपल समझाना चाहता हूँ सीधे सीधे। यदि बीजेपी सरकार जाती है तो ओम बिरला जी पद पर बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे, जब तक कि नया प्रोटेम स्पीकर क्या नहीं कर दिया जाएगा, नियुक्त नहीं कर दिया जाएगा। सीधे सीधे समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं भैया। ये तो हो गई किसकी बात है, लोकसभा अध्यक्ष की बात है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको
थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, लोकसभा अध्यक्ष से ही आता है, अध्यक्ष से ही आता है, ध्यान रखिएगा। आजादी के पहले, बहुत ध्यान समझिएगा, आजादी के पहले सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। क्लियर हो गया होगा। आजादी के बाद नहीं पूछ रहा हूं, आजादी के बाद पूछता तो यहां लगा देते जीवी मावलंकर जी को। क्लियर हो गया होगा। मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं आजादी के पहले भारत में सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो उस व्यक्ति का नाम था फ्रेडरिक व्हाइट। कौन था? फ्रेडरिक व्हाइट। कब बनाया गया था? सन 1921 बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 1921 में। क्लियर हो गया होगा कि आजादी के पहले सबसे पहला लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था फ्रेडरिक व्हाइट। ये एक अंग्रेज था। और कब इसको बनाया गया था? सन 1921 में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक ना भैया? कब बनाया गया था? सन 1921। ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए हम लोग इसे समझते हैं। जो आगे के लोकसभा के अध्यक्ष है आजादी के बाद वाले, ध्यान रखिएगा। कौन वाले? आजादी के बाद वाले, ध्यान रखिएगा। आजादी के आजादी के बाद वाले, आजादी के बाद में सबसे पहले नाम ध्यान रखिएगा जीवी मावलंकर। तो आजादी के बाद सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया? जीवी मावलंकर। नहीं मिलता है तो M.A. आयंगर। कौन भैया? M.A. आयंगर। नहीं मिलता है तो हुकुम, ध्यान रखिएगा, हुकुम सिंह। कौन भैया? हुकुम सिंह। नहीं मिलता है तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन भैया? नीलम संजीव रेड्डी। तो आजादी के बाद सबसे पहले लोकसभा स्पीकर किसे बनाया गया? जीवी मावलंकर जी को। ना मिले बाई चांस ऑप्शन जीवी मावलंकर, नहीं है तो M.A. आयंगर, नहीं है तो हुकुम सिंह, नहीं है तो नीलम संजीव रेड्डी। चार नाम आपको क्या करना है? याद रखना है। यही क्वेश्चन घुमा दे। आजादी के पहले सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया था? फ्रेडरिक व्हाइट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1921 बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। आज जितनी भी लोकसभा संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी यहां से क्या होती है? समाप्त होती है। ध्यान रखिएगा। जितने भी लोग राज्यसभा पढ़ चुके होंगे सभी लोग उसके एक बार लोकसभा को जरूर 1 से 2 बार जरूर सुने ध्यानपूर्वक, और उसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन हॉल के लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने में। ध्यान रखिएगा। यहां से हमारे एग्जामिनेशन हॉल में क्या बनते रहते हैं भैया? क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक। इसी के साथ आज क्लास ऐसे क्या करता हूँ? समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।